हेलो दोस्तों, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आया हूं यहां पर। और इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो भाग सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि भाग एक हम पहले पढ़ चुके थे। भाग एक जो भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट को लेकर था, और इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 4 भाग प्रथम से संबंधित था। और आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2, जो अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने भी मैंने वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था के अभी तक डाले हैं वो सीक्वेंस से हैं। आप उन सभी को देखते रहिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सीक्वेंस के सारे वीडियो आप देखिएगा। तो इसी क्रम के तहत मैं आज भाग 2 को शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप। दोस्तों, अभी नागरिकता को लेकर देश में अभी बहुत सा भूचाल आया था। मैं बात करता हूं, कैब की बात करूं, आपने टर्म जरूर सुना होगा, CAB, कैब, या फिर CAA, कैब और CAA। इनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक चीज ये जानना जरूरी है कि आखिर नागरिकता होती क्या है, सिटीजनशिप होती क्या है, और क्यों हमारे देश में अभी हमारी संसद ने जब ये बिल पास किया तो इतना हंगामा हुआ। तो जब तक बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको कैब और CA के बारे में भी पता नहीं चलेगा। इन सब में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिएगा, नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी देश का मूल निवासी है। यदि किसी व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं होगी, सिटीजनशिप नहीं होगी, तो वह अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। कारण है, ना तो उसके पास मौलिक अधिकार होंगे और ना ही उसे मत देने का अधिकार होगा। इट मींस फंडामेंटल राइट्स और राइट टू वोट, ये दोनों ही अधिकार केवल देश के नागरिकों को होते हैं, विदेशियों को नहीं होते। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि नागरिकता का महत्व क्या है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं है तो ये मानेगा कि उस देश में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक भाग 3 पे आएंगे ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक कंसेप्ट। अब सवाल ये है कि अगर हम नागरिकता की यहां पे बात करें, तो हमारी नागरिकता की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इसका, नागरिकता किन लोगों को दी जाती है, हाउ टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है, हाउ डू वी लॉस अवर सिटीजनशिप, और हम अपनी नागरिकता को कैसे गवा देते हैं, इनके बारे में भी हम इस टॉपिक में आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं यहां पर अपने नागरिकता की प्रकृति की। हमारी जो सिटीजनशिप है वो एकल है। इट मींस हमारी इकहरी नागरिकता है, हम केवल भारत के ही नागरिक हैं। और क्या आप मेरे को बता सकते हो, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। जबकि देखो, मैं यूएसए की बात करता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमने यहां पर एकल नागरिकता अपनाई हुई है, हम केवल भारत के ही नागरिक हैं। उसके बाद पहले का अपवाद हम पढ़ते थे यहां पर JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और JNK में अनुच्छेद 370, धारा 370 इंपोज थी, जिसकी वजह से JNK को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसके कारण ही वहां के लोगों के पास ड्यूल सिटीजनशिप थी, दोहरी नागरिकता थी। लेकिन गत वर्ष हमारी संसद ने आर्टिकल 370 हटा दिया है। अब JNK में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ अपवाद था एक JNK, लेकिन अब ये अपवाद खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अब मैं एक और यहां पे एक्सेप्शंस की बात करूंगा, और वो है NRI और PIO। देखिएगा, NRI और PIOs को अभी ड्यूल सिटीजनशिप दी गई है,
तो वो कब दी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत दी गई, उन पे भी मैं यहां पे आता हूं। लेकिन सबसे पहले हमारी संसद ने नागरिकता को अधिनियमित करने के लिए एक एक्ट बनाया था, और सबसे पहला जो एक्ट था, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब पास किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, 1955, ये हमारी संसद ने पहला अधिनियम पास किया था नागरिकता को लेकर, जिसके तहत हम भारतीय लोगों को एकल नागरिकता दी हुई है। उसके बाद समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, 1986, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर, वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003, और अभी मैं बात कर रहा हूं CAA 2019 की। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास तौर से आपको इन पर फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसमें संशोधन हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, उसके बाद 2003, और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये किसका रूप था? ये कैब का रूप था। कैब, इट मींस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे एक्ट बना दिया गया CAA 2019। तो यहां पर अभी मैंने कहा कि पहले J&K, जम्मू एंड कश्मीर अपवाद था एकल नागरिकता का, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अपवाद है यहां पर NRI, और जो दूसरे हैं वो हैं PIO, NRI और PIOs, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर NRI का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन, और PIO है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारतीय, और दूसरा मैंने बताया है PIO, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात भारतीय मूल के। अब ये दो अपवाद हैं जिनको ड्यूल सिटीजनशिप दी गई है। इसके कारण था, मैं बताऊंगा क्यों इनको ड्यूल सिटीजनशिप दी गई है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों टर्म के बारे में आप समझ लीजिएगा। NRI तो वो होते हैं जो पहले इंडियन सिटीजन थे, लेकिन अपने किसी काम धंधे की वजह से विदेश में चले गए और वहां शिफ्ट हो गए और उस देश की नागरिकता उन्होंने ले ली। जबकि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO होता है जिनके पूर्वज विदेश में चले गए थे और वहीं उनका जन्म हुआ उनकी संतान का, तो उनकी संतान क्या कहलाई? PIO कहलाई। अब सवाल यह है कि हमारी संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 पास किया, किन परिस्थितियों में किया और क्यों किया, क्यों इनको दोहरी नागरिकता दी गई थी, उसके जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं वाजपेयी सरकार की तरफ। 2003 में वाजपेयी सरकार ने जितने भी NRI थे और PIOs थे, जो क्रीम थी देश की, उसको एक बार समझिएगा। पहले एक थ्योरी के बारे में आप मेरे को बताओगे। आपने एक थ्योरी जरूर सुनी होगी, मनी ड्रेन थ्योरी। मनी ड्रेन थ्योरी का मतलब है कि जितने भी संसाधन थे, जितना भी धन था, क्योंकि भारत पहले क्या कहलाती थी? सोने की चिड़िया। और अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स ने क्या किया
यहां से धन का निष्कासन कर दिया, अपने साथ ले चले गए धन वगैरह, जो भी दौलत थी, सोना चांदी थे। तो इसको नाम दिया गया था मनी ड्रेन थ्योरी। और दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का व्योवर्ध पुरुष जिसको कहा जाता है, उसने ये थ्योरी दी थी। लेकिन ऐसी ही मिलती जुलती एक थ्योरी दी, और वो थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी, मतलब कि हमारा जो दिमाग है ना, वो भी विदेश में चला गया, ड्रेन हो गया। वैसे ड्रेन का मतलब होता है नाली, ड्रेनेज हो जाना, बहना। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी दी, और कहा कि जितने भी एनआरआई और पीआईओज हैं, वो वापस अपने वतन, अपने देश वापस लौटाएं, उन्हें मान सम्मान सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें ज्यादा सफलता ना मिली, तो सवाल ये उठा कि उन लोगों ने भारत में रुचि क्यों नहीं ली, किन लोगों ने, एनआरआई और पीआईओ ने क्यों नहीं ली। तो उसका कारण था एक, और कारण ये था बिकॉज दे वर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वे भारत के नागरिक नहीं थे। इसीलिए वाजपेयी सरकार ने 2003 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया, और इसके तहत दुनिया के 15 देशों में रह रहे एनआरआई और पीआईओज को दोहरी नागरिकता दे दी। तो ध्यान रखना डियर लर्नर्स, अभी जे&के वाला पवाद नहीं है, अभी दोहरी नागरिकता का पवाद कौन है, एनआरआई और पीआईओज है। लेकिन पूरी दुनिया में नहीं, तमाम दुनिया में नहीं, केवल गिने चुने 15 देशों में, जैसे जापान, सिंगापुर, मॉरिशस, कनाडा, फ्रांस, इटली है, इसके अलावा यूएसए है, यूके है, इन ऐसे करके 15 देशों में रह रहे एनआरआई और पीआईओज को दोहरी नागरिकता दे दी गई है। दोस्तों ये तो था अपवाद। अब मैं शुरू करता हूं कि वो कौन से कारण है जिससे इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। इट मींस हाउ टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप, तो कैसे भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। तो देखिएगा, इसके बारे में और समझिएगा। भारतीय नागरिकता का प्राप्त होना, तो भारतीय जो नागरिकता है वो 5 तरीकों से प्राप्त होती है। हेडिंग में मैं लिख रहा हूं भारतीय नागरिकता प्राप्त होना। भारतीय नागरिकता प्राप्त होना, प्राप्त होना, कैसे भारतीय नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं जन्म से, जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। सेकंड हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं वंशानुगत, वंशानुगत, इट मींस बाय हियरार्किकली, वंशानुगत, हियरार्किकली। थर्ड है वो है क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता, क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता। चौथा जो तरीका है भारतीय नागरिकता का, वो है कैसे उसको प्राप्त किया जाता है, तो पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। और पांचवा जो तरीका है वो है विवाह द्वारा, विवाह द्वारा, इट मींस बाय मैरिज। इन 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जन्म से नागरिकता का। जन्म से नागरिकता का मतलब है कि यदि कोई विदेशी है और उसका जन्म 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज हुआ था, केम इनटू एग्जिस्टेंस, लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई विदेशी है वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। परंतु ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति की माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई विदेशी जिसके माता पिता जो हैं उन दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक फिलहाल है, तो वो क्या कर सकता है, उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसको हम कहते हैं जन्म से नागरिकता, ठीक है। तो ये है पहला तरीका। उसके बाद हम आते हैं वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है बाय हियरार्किकली,
हियरार्किकली सिस्टम का मतलब होता है कि यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उनके जो पुरखे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो भी क्या होने चाहिए, माता या पिता में से कोई क्या हो, एक भारतीय नागरिक हो, तो वो कहलाती है वंशानुगत नागरिकता। जैसे हमारी नागरिकता की बात करते हैं हम इंडियन, तो हमारे पूर्वज जो हैं उनसे प्राप्त हमारी नागरिकता है, तो हम सिंपली क्या है, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। तो ये ध्यान रखना, जन्म से नागरिकता और वंशानुगत नागरिकता, इन दोनों में ये फर्क होता है। उसके बाद हम आते हैं क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता, बाई रीजनलाइजेशन। क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता क्या होती है, अगर भारत किसी विदेशी भूखंड को संघ में शामिल कर ले तो उस विदेशी भूखंड पे रह रही आवाम, जनता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, भारत की नागरिक बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पीओके की बात करता हूं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें, पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, तो अगर पीओके को भारत में मिला लिया जाता है तो वहां की आवाम, वहां की जनता क्या हो जाएगी, भारत की नागरिक हो जाएगी। 1962 में इंडो चाइना वार, भारत और चीन वार, उसमें जो जमीन गिलगिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो वो कब्जे में ले ली थी चीन ने। अगर वो जमीन वापस भारत को लौटा दी जाए तो जो जनता, जो आवाम उस क्षेत्र में रह रही है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, भारतीय नागरिकता। तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता। ऐसा कुछ अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का, और अलास्का कभी रूस का हिस्सा होता था, लेकिन अमेरिका ने वो हिस्सा ले लिया रूस से, तो जो जनता वहां पर रही थी वो क्या होगी, अमेरिकी नागरिक बन गई। तो इसको हम कहते हैं क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता। अब आप आइएगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, बाय रजिस्ट्रेशन। देखिएगा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता उन विदेशियों के लिए है जो भारत में कम से कम 5 साल रहे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, उसमें कंडीशन रखी गई थी कि अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो पहले उसे 10 साल भारत रहना पड़ेगा। लेकिन 1986 सेकंड नंबर पे मैंने लिखाया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 में संशोधन कर दिया और 10 साल से घटा के 5 साल कर दिया। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो ही और शी मस्ट स्टे इन इंडिया अप टू 5 years। 5 साल वो पहले भारत रहेगा और उसके बाद वो पंजीकरण कराएगा और तब भारत सरकार उसे क्या देगी, नागरिकता। फिर हम आते हैं 5वें नंबर पर, और ये है विवाह द्वारा नागरिकता। अगर कोई विदेशी है, ही या शी, वह भारत में विवाह करता है या करती है तो ऐसी स्थिति में उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे नागरिकता मिलती है। अब नागरिकता तो मिल गई, लेकिन ऐसी भी स्थिति होती है कि नागरिकता चली भी जाती है। तो हाउ डू वी लॉस आवर सिटीजनशिप, इट मींस भारतीय नागरिकता का खोना। भारतीय नागरिकता कब चली जाएगी, कैसी स्थिति में चली जाएगी, भारतीय नागरिकता का छीनना या खोना, किन परिस्थितियों में ये चली जाएगी। तो देखिएगा, पहली जो है इसको हम कहते हैं देशद्रोह। देशद्रोह इट मींस रेबेलियन, इसे ट्रेटर भी कहा जा सकता है, ट्रेटर, रेबेलियन। ठीक है। दूसरा जो है वो है पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया इट मींस बैंकरप्ट। तीसरा जो तरीका है वो है कि लगातार 7 वर्ष विदेश में रहना, विदेश में रहना। और चौथा जो तरीका है वो है स्वत छोड़ देना, खुद ही भारतीय नागरिकता त्याग देना, उसका परित्याग कर देना, स्वत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, रेलवे का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें क्वेश्चन आया था कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से चली जाती है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाती है। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
सबसे पहले मैं बात करता हूं देशद्रोह की, रेबेलियन की, ट्रेटर की। अगर कोई भारतीय नागरिकता अपने देश की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। दूसरा है पागल या दिवालिया। पागल आप समझते हो, लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस, बट यहां पे आप देखिएगा दिवालिया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, हु इज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज और हर डेट, जो अपना कर्जा ना चुका सके, जो अपना ऋण ना चुका सके, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। हाल ही में आपने कुछ नाम सुने होंगे, विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी हो। विजय माल्या जिन्होंने बैंकों से लोन लिया था, ऐसा ही केस विजय माल्या जिन्होंने एसबीआई से लोन लिया था, पीएनबी से नीरव मोदी ने लोन लिया था और वो विदेश में भगोड़े हो गए, चले गए। उनका एक्स्ट्राडिशन होगा भारत में, प्रत्यर्पण होगा। प्रत्यर्पण होगा तो उनके खिलाफ जो है भारतीय अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर वो अपना ऋण या कर्जा नहीं चुका पाते तो ऐसी स्थिति में उनको इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद आता है लगातार 7 वर्ष विदेश में रहना। अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो कंटिन्यू विदेश में 7 साल रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, छीन ली जाती है, खत्म कर दी जाती है। और उसके बाद लास्ट में आता है स्वत्व छोड़ना। अगर कोई भारतीय नागरिक है वो विदेशी नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था भारतीय नागरिकता का खोना। अभी मैंने बताया हाउ टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप, हाउ डू वी लॉस अवर सिटीजनशिप। इसके अलावा 2 मुद्दे और हैं फिलहाल जो दुनिया में छाए हुए हैं, एक तो हमारे ही देश में और दूसरा है म्यांमार के अंदर। मैं सबसे पहले चलता हूं म्यांमार की तरफ। म्यांमार में 2016 में आम चुनाव हुए और वहां नई सरकार बनी आंग सान सू की के नेतृत्व में। और जब इस सरकार का गठन हुआ तो इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि जो गैर म्यांमार मतलब म्यांमार के लोग हैं जो सिटीजन ही नहीं है, वो कौन लोग हैं? रोहिंगा। मुस्लिम कम्युनिटी में एक ब्रांच होती है रोहिंगा, जैसे आपने सुना होगा शिया और सुन्नी, इसी तरीके से रोहिंगा होते हैं। और ऐसे करीबन 11 लाख मुस्लिम रोहिंगा थे जो म्यांमार में घुसपैठ करके रह रहे थे। नई सरकार आई आंग सान सू की के नेतृत्व में तो उनको बाहर कर दिया। इंटरनेशनल इश्यू बन गया, ये मामला यूएनओ तक गया और यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं तो फ्रांस ने तो अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ले लिया था आंग सान सू की से, द लीजन ऑफ द ऑनर वापस। सेम ऐसा ही जो हमने देखा यूएसए ने भी इसकी भर्त्सना की। तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पर नागरिकता को लेकर रोहिंगा का सवाल है। दूसरा, अगर मैं नागरिकता की और बात करूं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की लेखिका थी और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था लज्जा। उस उपन्यास को लेके भारतीय सिनेमा घर में भी एक फिल्म आई थी लज्जा। तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उसने कटाक्ष किया था, खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया, उनको देश निकाला दे दिया, उनकी नागरिकता छीन ली। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता लेनी पड़ी। एट प्रेजेंट शी इज द सिटीजन ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, ये 2 इश्यू। तीसरे इश्यू पे अब मैं आता हूं और वो हमारे ही देश का है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, कैब और सीएए। ठीक है दोस्तों, कैब 2019 जो बदल गया किसमें? सीएए में। इसका मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस बिल को एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया है। अब ये है क्या? सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनता। एक सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे देश में खामखा की ये जो वायलेंस हुई है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत, इस कानून के तहत किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी गई है। इसमें किया क्या गया है, क्या है प्रावधान कि जितने भी अल्पसंख्यक थे विदेशियों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे देशों में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, बुद्धिस्ट, जैनिज्म या फिर मैं और कम्युनिटी की बात करता हूं, उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है अगर वो लेना चाहे तो। एक्चुअल में ये है सीएए,
जिसको गलत तरीके से हमारे देश में दर्शाया गया है, क्योंकि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनता, ये तो विदेश में रह रहे जो मैंने अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात की है उनको नागरिक देने का क्या है, एक प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा हमारे देश में भी और विदेशों में भी, इंटरनेशनल स्तर पर भी नागरिकता को लेकर कई जो है विवाद हुए हैं। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी सिटीजनशिप। तो दोस्तों टॉपिक आपका हो गया है भाग 2 में। एक बार मैं इस टॉपिक का रिव्यू कर रहा हूं, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार सारे क्वेश्चंस देखिएगा। भारतीय नागरिकता किस भाग में है, भाग 2 में है। किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 5 to 11 में है। हमारी नागरिकता कैसी है, एकल है, सिंगल सिटीजनशिप है। कहां से ली है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। क्या वर्तमान में कोई अपवाद है, तो हां अपवाद है, एनआरआई और पीआईओ जिनको भारतीय नागरिकता दी गई है, लेकिन तमाम दुनिया में नहीं, गिने चुने देशों में। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पास हुआ था, तो 1955 में हुआ था। इसके अलावा सीएए के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीएए क्या है, तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो विदेशियों में अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करती है। इसके अलावा किन तरीकों से नागरिकता मिलती है, जन्म से नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता, क्षेत्रीय द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, विवाह द्वारा नागरिकता, और किन परिस्थितियों में नागरिकता चली जाती है, तो देशद्रोही होना, पागल या दिवालिया होना, लगातार 7 वर्ष विदेश में रहना, और या फिर खुद ही छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टॉपिक सिटीजनशिप। तो उम्मीद करता हूं सारे जो कंसेप्ट हैं सिटीजनशिप के वो आपको क्लियर हुए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।